स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं हर बड़ी खबर सिर्फ 30 सेकंड में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अंजलि। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड की दुमका में छात्रा की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश है और हत्या के बाद घिरी झारखंड की सरकार ने एक्शन की बात कही है। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। झारखंड के दुमका में अंकिता की हत्या को लेकर घिरी झारखंड पुलिस अब एक्शन में आती दिख रही है। दुमका पुलिस ने अंकिता के दूसरे गुनहगार नईम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी छोटू खान को गिरफ्तारी के बाद उसे दुमका कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं अंकिता की मौत के बाद से पूरे राज्य में तनाव है, जिसको देखते हुए दुमका में धारा 144 लागू की गई है। अंकिता की जिस तरह से हत्या की गई उसे लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश है, लेकिन इस मामले के आरोपी शाहरुख की हेकड़ी पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती देती नजर आती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दुमका की बेटी अंकिता की मौत के बाद से देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों में आक्रोश की आग सुलग रही है। आरोपी को फांसी देने की मांग उठ रही है, लेकिन अंकिता को जिंदा जलाने वाले हैवान शाहरुख की पुलिस कस्टडी में बेशर्म हंसी को देखिए। इस हैवान को अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं, जैसे इसे यकीन हो कि कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा है मानो इस बात का पक्का भरोसा हो कि कोई है जो उससे बचा लेगा। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही अंकिता ने दम तोड़ दिया, लेकिन मौत से चंद घंटों पहले बेटी ने पूरी घटना बता दी। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता ने दर्द से कराहते हुए जो कुछ भी कहा वो सन्न करने वाला था। अंकिता ने कहा कि जिस तरह से मैं मर रही हूँ, शाहरुख को भी वैसी ही मौत मिले। मौत से पहले का ये बयान झारखंड की उस बेटी का है जिसे एक सिरफिरे आशिक की सनक का शिकार होना पड़ा। मौत से चंद घंटे पहले दुमका की बेटी ने पूरी घटना बयां की थी। बड़ा सवाल ये है कि झारखंड की इस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। झारखंड की बेटी की मौत के बाद से लोग आक्रोशित हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी सीधे सीधे सोरेन सरकार की गतिविधियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड के दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने पर देश भर में गुस्सा है। हिंदूवादी संगठन हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अंकिता की हत्या को लेकर राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जब बेटी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही थी, तब हेमंत सोरेन सेल्फी लेने में मस्त थे, अपने विधायकों के साथ सैर सपाटा कर रहे थे। हालांकि अब सीएम सोरेन हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गोवा के सीएम को पत्र लिखा है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने सोनाली फोगाट की हत्या के मामले को लेकर गोवा सरकार को पत्र लिखा है, जिसके जरिए हरियाणा सरकार ने मर्डर केस की सीबीआई से जांच करवाने की बात की है। बता दें कि सोनाली के परिवार ने शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और इस दौरान पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर लिखित में अर्जी दी थी। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि इस हत्याकांड में बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ तो टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी कई जानकारियां, कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में गोवा पुलिस ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसके साथ। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, इन सारी बातों से धीरे धीरे ही सही सोनाली की मौत के राज खुलते दिख रहे हैं। गोवा पुलिस ने 9 पन्नों की कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर के बयानों का जिक्र है। कंप्लेंट फाइल के मुताबिक आरोपी सुधीर ने अपना जुर्म कबूला है। उसने बताया कि 12,000 की ड्रग्स खरीदी गई थी, जिसमें सुधीर ने 5 और सुखविंदर ने 7,000 की ड्रग्स खरीदी थी। वहीं पुलिस की इस कंप्लेंट फाइल से ये साफ हो रहा है कि सुधीर ने सोनाली को ड्रग्स पिलाई। और दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से दिल्ली सरकार बनाम एलजी तकरार देखने को मिल रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल की तकरार एक बार फिर सामने आने लगी है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली विधानसभा में रात भर धरने पर बैठे। रात भर आम आदमी पार्टी विधायकों ने दिल्ली के LGV के सक्सेना को हटाने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। तो वहीं अभी तक LG दफ्तर की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इधर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने CBI पर तंज कसा है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा है कि आज CBI की टीम उनके बैंक लॉकर खंगालने आ रही है और जैसा पहले हुआ था इस बार भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और CBI के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर CBI पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि मंगलवार को CBI उनका बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था और अब लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। CBI का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का जहां दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पुलिस मुख्यालय में कई मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें पुलिसिंग के संबंध में साल 2024 एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट के मद्देनजर मजबूत सुरक्षा प्लान समेत अनेक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वहीं इस मौके पर वो कॉमनवेल्थ खेल के पदक विजेताओं और अन्य खेलों में मेडल जीतने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान में उदयपुर का दौरा करेंगे और यहां पन्नाधाई की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक कद दिखाने और जीतने की होड़ शुरू हो गई है। इसी के चलते अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपना दांव चल दिया है। ऐसे में गुलाब चंद कटारिया के निमंत्रण पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर का दौरा करेंगे और पन्नाधाई की विशाल मूर्ति का अनावरण करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर के विधायक गुलाब चंद कटारिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे दिल्ली आकर और इस दौरान वो राज्य स्तरीय चर्चा करेंगे। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान CM शिवराज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, जो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू से CM शिवराज की पहली आधिकारिक तौर पर मुलाकात होगी। वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद CM शिवराज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RK सिंह से मुलाकात कर राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया था, जिसमें इन दोनों ही प्रमुख समितियों में शिवराज सिंह को शामिल नहीं किया गया। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन लगभग 3 महीने से जेल में बंद है। क्या आज उन्हें कोई राहत मिलेगी? क्योंकि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं। वहीं सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील रखी और कहा कि अब जेल में जैन को रखने की कोई वजह नहीं है। सिब्बल ने भी कहा कि सत्येंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, गवाही भी पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज से 8 दिन के दौरे पर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत आ रहा है और इस दौरान क्या कुछ होता है, क्या चर्चाएं होती है, 30 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत और अमेरिका लगातार कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आज से 8 दिवसीय दौरे पर आ रहा है। इस दौरान दोनों देश आर्थिक, वैज्ञानिक और सुरक्षा संबंधों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सीनेटर जॉन ओसॉफ कर रही हैं। ओसॉफ ने कहा, मैं दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने और भारतीय नेताओं की अगली पीढ़ी से मिलने के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर ताजमहल में प्रवेश को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है। दरअसल एक शख्स यहां लड्डू गोपाल को लेकर पहुंचा था और उसे इसीलिए परमिशन नहीं दी गई, उसे रोक लिया गया और उसे ताज का दीदार करने नहीं दिया गया। आगरा के ताजमहल में प्रवेश को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जयपुर से आए पर्यटकों को लड्डू गोपाल के साथ ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं एंट्री न मिलने पर मायूस पर्यटकों ने दुकान में लड्डू गोपाल को रखकर ताजमहल में प्रवेश किया। इस मामले पर पर्यटक गौतम का कहना है कि लड्डू गोपाल उनके परिवार के सदस्य के तौर पर हैं और विमान से लेकर हर जगह उन्हें अब तक साथ ले गए, केवल ताजमहल पर उन्हें रोका गया। वहीं ताजमहल में लड्डू गोपाल को प्रवेश न मिलने पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। यूपी के अलीगढ़ में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, मंदिर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी के अलीगढ़ में प्राचीन शिव मंदिर के अंदर घुसकर मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल में घुसकर शरारती तत्वों ने हथौड़े से वार कर करीब आधा दर्जन मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज किया और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर रोड जाम कर नारेबाजी की। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी एक्शन दिखाते हुए एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बात वाराणसी की, जहां गंगा का जल खतरे के निशान को पार कर चुका है और जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। पूरी खबर क्या है, हालात आपको दिखाते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। शिव की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप जारी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा का पानी ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, लोग घर खाली कर रहे हैं। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों को वर्तमान के साथ ही भविष्य की चिंता घेरते जा रही है। खतरे के निशान को पार कर धीरे धीरे बढ़ता जलस्तर साल 2013 के रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहा है। गंगा में आई बाढ़ शहर से लेकर गांव तक लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। ये बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राशन पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बाढ़ के हालात पर दुख जताया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पड़ोसी मुल्क में बाढ़ की चपेट में आने से हजारों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बाढ़ बारिश के प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की जल्द ही आशा करते हैं। इधर अगली खबर इराक से है, जहां शिया धर्मगुरु के राजनीति से संन्यास लेने को लेकर लोगों में नाराजगी है और जगह जगह हंगामा हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। इराक में शिया धर्मगुरु के राजनीति से संन्यास के बाद बवाल मच गया, जिसके बाद हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौलवी मुक्तदाल सदर की राजनीति छोड़ने के फैसले से उनके समर्थकों में इतनी नाराजगी बढ़ गई कि वो सड़कों पर उतर आए। बगदाद में धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़प हुई। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। सड़कों पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है। श्रीलंका में आपने देखा था कि किस तरह से विरोध हुआ था शासन के प्रति, सरकार के प्रति, और यही कुछ हालात इराक की राजधानी बगदाद में भी देखे जा रहे हैं, जहां लोग राष्ट्रपति भवन में घुस रहे हैं। देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखकर आपको लग रहा होगा कि सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोग श्रीलंका के हैं, लेकिन ये तस्वीरें श्रीलंका की नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद की है। इराक के लोग एक बार फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शन कर रहे लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए। प्रदर्शनकारी इतने आक्रोशित थे कि सुरक्षा कर्मियों को खुद सुरक्षा के लिए पैलेस छोड़ना पड़ा।
इधर दुमका की बेटी को अभी भी न्याय का इंतजार है। उसके आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह की कार्यप्रणाली है, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साथ ही डीएसपी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप यह भी लग रहा है कि जब राज्य की बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तो पूरी सरकार पिकनिक में बिजी थी, सेल्फियां ली जा रही थी। बेटी की हत्या पर दुमका उबल रहा है। हिंदू संगठनों में आक्रोश की आग सुलग रही है। दुमका से लेकर रांची तक हत्यारे को फांसी देने की मांग उठ रही है। देश भर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंकिता को जिंदा जलाने वाले हैवान शाहरुख की अकड़ तो देखिए। पुलिस कस्टडी में भी अपनी बेशर्म हंसी से कानून को सीधी चुनौती दे रहा है। इस हैवान को अपने किए का बिल्कुल पछतावा नहीं है। इसे जैसे यकीन हो कि कानून उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दुमका पुलिस जब आरोपी शाहरुख को लेकर जा रही थी, तो वो मुस्कुराता और हेकड़ी दिखाता नजर आया। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर लग रहा है मानो उसे इस बात का पक्का भरोसा हो कि कोई है जो उसे बचा लेगा। मुझे पता ही नहीं है कि वो किस तरीके के आरोप हैं और कैसे बचाने का प्रयास किया है। ये सब जब तक मैं अपने ऑफिसर से ठीक से बात नहीं कर लूँगा, तो या परिवार के सदस्यों से तो मैंने पूछा है, तो अभी किसी के बारे में कुछ भी अभी इस बिंदु पर कहना उचित नहीं हो। 23 अगस्त को सुबह 4 बजे शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। रिम्स में 5 दिन तक दुमका की बेटी मौत से लड़ती रही, लेकिन आज जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन मौत से पहले उसने जो बयान दिया, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। जिस वक्त अंकिता को जिंदा जलाया गया, उस वक्त सोरेन सरकार सेल्फी लेने में मस्त थी। जब बेटी